साम दाम दंड भेद है न कोई नीति, ये है राजनीति, ये है राजनीति। राजनीति का सबसे बड़ा उत्सव, जिसकी तैयारी तो सभी पार्टियां बड़े जोर शोर से करती हैं, लेकिन ढोल नगाड़े के साथ राज तिलक तो किसी एक का ही होता है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव, चुनाव के चौंकाने वाले परिणाम के बाद, जब जनादेश ने सदियों से सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों को दरकिनार कर एक नई पार्टी को बहुमत दिया, तो राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल हुई, आइए आपको लिए चलते हैं। हेलो। अच्छा मंत्री जी को। हाँ मंत्री जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं? अरे आजकल तो आपकी सरकार है जो, और हम तो विपक्ष में हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं? इस नाचीज को कैसे याद कर लिया हुजूर? आदेश करिए। आज हमारी सरकार है, कल आपकी होगी। सरकारें तो आती जाती रहती हैं। आज हम सत्ता में हैं, कल आप होंगे। हम और आप कुछ अलग थोड़ी हैं। देश के राजनीतिक बदलाव के लिए कुछ अहम मुद्दों पर आपसे मुलाकात करनी। अरे आप हम पे भरोसा रखिए, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। कैसे याद किया? अरे आजकल तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, और फिर आपकी सरकार के तो कई साल बाकी है। हमारा कार्यकाल तो अभी बहुत है। इस समय आपको देश की राजनीति के संबंध में फोन किया है। कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। वहां देश के कुछ प्रमुख नेता होंगे। देश की राजनीति के बदलाव के संबंध में एक गोपनीय मीटिंग है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी है, मीडिया से भी नहीं। बाकी बातें वहां होंगी। अरे आप बुलाओ, हम ना आए। और जब बात देश की हो तो जान भी हाजिर है। अच्छा नमस्कार। नमस्कार मंत्री जी, कैसे याद किया? क्या सरकार पे कोई संकट आ गया है या सरकार के लिए समर्थन चाहिए? अरे आपके तेवर अभी भी वैसे ही हैं। सरकार हमारी सुरक्षित है, उसके लिए कोई खतरा नहीं है। हाँ, बस आपके और पार्टी के समर्थन की जरूरत है। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर एक चर्चा होनी है। उस मीटिंग में आप भी आइए। ठीक है, फिर मिलकर बातचीत करते हैं। मैं आ जाऊंगी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे चैनल को बातचीत के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ आपके साथ में। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने देश की बड़ी बड़ी पार्टियों को हराकर, जिनका राजनीति में वर्षों से वर्चस्व था, इतनी बड़ी जीत हासिल की है, तो ये करिश्मा आपने कैसे किया? देखिए, ये मेरी या मेरी पार्टी की जीत नहीं है, पूरे देशवासियों की जीत है, और हम सबकी जीत है, आपकी जीत है। लेकिन फिर भी सर, जुम्मा 4 दिन की नई पार्टी है आपकी, और आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। लोगों को तो सालों लग जाते हैं अपने पैर जमाने में राजनीति में। आपने इतना बड़ा करिश्मा कैसे कर दिखाया? हमने देखा जब कि आज आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन आम लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं जो उनकी हैं, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तक बिजली उनको उपलब्ध नहीं है। तो हमने कोई उनसे वादा तो नहीं किया, लेकिन आश्वासन जरूर दिया, जो हमारा मैनिफेस्टो में भी था, कि हम सबसे पहले जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे। और आपने देखा कि उसी पर ही सब लोगों ने वोट किया, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि किस तरह। तो इससे तो है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और इसका नतीजा अच्छा आने वाला है।
जी सर, अब आप ये बताइए कि ये जो मूलभूत समस्याओं की आपने बात उठाई है, इन पर आप काम भी करेंगे या फिर ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा था या जुमला था और 5 साल बाद फिर आप अपने पिटारे में से इसे निकालेंगे? देखिए, ये आपने बहुत गंभीर बात कह दी। ना राजनीति हमारे खून में, ना मैं उसके लिए बना हूँ। एक साधारण से परिवार का मैं बेटा हूँ। हमारे माता पिता ने तो हमें पढ़ाकर इस काबिल बनाया कि मैं प्रशासनिक सेवा में आ सकूँ, और वो सब छोड़ करके हमारे कुछ साथियों ने तय किया कि अगर बदलाव लाना है तो एक पार्टी बना करके इसके बीच में आना होगा, जिसके लिए हमने सबकी आवाज़ पार्टी बनाई और सबने सराहा, अपनापन दिया। रिजल्ट आज आपके सामने है। आपके माध्यम से उन सभी को मैं नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें सहयोग किया है। और जहाँ तक रही बात प्राथमिकता की, तो सबसे पहले हम जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उस पर करेंगे कि जल्द से जल्द उनको पूरी करा सकें। लेकिन सरसरी तौर पे बता दें, अभी हम वर्तमान में सबसे पहले शिक्षा को सबके लिए कंपलसरी करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। ये तो अभी आगाज़ है, आगे देखिए क्या क्या होता है। सर आप अपना मोबाइल यहाँ रखें। नमस्ते मैम। मैम आपका पर्स प्लीज यहाँ रख दीजिए। सर आप अपना मोबाइल नमस्कार। 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 आइए। और मेहरुद्रा जी, टीवी चैनल वगैरह कुछ देखते हैं कि नहीं? अरे आप भी क्या पूछ रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं हम देख रहे हैं। आप भी वार करने से चूकते नहीं हैं। क्या कोई आप चैनल लॉन्च कर रहे हैं? अगर हंसी मजाक हो गई हो तो फिर मुद्दे पे बात कर ली जाए। देखिए, लोग कुछ भी कहें, आप जानते हैं कि हमारी और आपकी पुरानी और बड़ी पार्टी है, इसलिए देश हित में हमें और आपको दोनों को बदलना होगा। पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हों, इसी में देश का हित है। मैडम ने भी आपके बारे में ऐसा कह दिया, थोड़ा सा आपको प्रफुल्लित होना चाहिए, आप शादी कर चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अरे यार, सबकी आवाज़ पार्टी ने क्या ज़बरदस्त जीत हासिल की है। उसने दुनिया भर के सारे फालतू मुद्दे, जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच सबको दरकिनार कर दिया और असली मुद्दे पर चुनाव लड़कर सबका दिल जीत लिया। सही कह रहे हैं। देश में इतनी गरीबी और शिक्षा है कि उस पर कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन भाई कुछ भी हो, हमारी संस्कृति, संस्कार और हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर आंखें मूंद ले, ये भी तो ठीक नहीं है। आजादी के इतने साल बाद भी जातिगत भेदभाव, शोषण और अत्याचार बंद नहीं हुआ, उसका क्या? हम कमजोर तबके के 85% होते हुए भी सत्ता और सरकारी नौकरी में ना के बराबर है, जबकि शिक्षा और नौकरी में बराबरी के लिए आरक्षण लागू किया गया था, जिससे समाज में असमानता दूर हो। क्या किसी भी सरकार ने इसे ईमानदारी से लागू कराया? तुम लोगों का यही रोना है, हम कमजोर हैं, हमें आरक्षण दो। ये तो नहीं हो सकता कि हम अपना सब कुछ त्याग कर तुम लोगों को माला मार करते खुद भीख मांगते फिर। हम पढ़ लिख कर नौकरी में आए और तुम लोग कम नंबर ला करके आरक्षण से हमारे सिर पर बैठ गए। कभी सोचा है हम लोगों का क्या कसूर? जरा हम लोगों के बारे में भी सोचें। अगर किसी मुसलमान से थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो पूरी कौम को गालियां देने लगते हैं। बताइए, अच्छे बुरे हर जगह पाए जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई हम सब लोगों ने मिलकर लड़ी। बंटवारे के समय हमारे पूर्वज कहीं गए हुए नहीं, उन्होंने यहीं रहना मुनासिब समझा, यहीं रहे। और इतनी सी बात इन लोगों को समझ में नहीं आती है। बस यही बात है, हम अपनी अपनी समस्या अपने अपने ढंग से सोच रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इस विघटन और इस बिखराव से पूरा देश गर्त में जा रहा है और किसी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि कहने को हम 130 करोड़ हैं और राजनीति की जो है इसको अपने अपने हिसाब से बांट रखे हैं और 1 करोड़ भी लोग संगठित नहीं हैं, जिसका फायदा है राजनीतिक उठाते हैं। सर, आप अपनी आगे की राजनीति कुछ बताइए, क्योंकि लोगों के दिलों में जात पात और धर्म की जड़ें इतनी गहरी जम चुकी हैं कि उन्हें दूर करना बड़ा मुश्किल है। तो कैसे आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? कि ये तो हम नहीं कह सकते कि
बस हम अभी आए हैं और जो आप खुद ही कह रहे हैं कि जातिवाद की जो गहरी जड़ें हैं वो कैसे ख़त्म कर देंगे, तो बिल्कुल से नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन इसके लिए जैसा हमने पहले बताया भी आपको कि हम सबसे पहले शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य मुफ्त कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य ही यही है कि जब सब शिक्षित होंगे तो उनका मानसिक स्तर बढ़ेगा, उनकी सोच में बदलाव आएगा। तो इस तरह धीरे धीरे उनकी सोच बदलेगी तो जरूर बदलाव आएगा। देखिए, मैं किसी व्यक्ति या पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन देश हित में कुछ करने की इच्छा है। यही काम तो हमने भी किया है और इसी की वजह से आज भारत का नाम पूरे विश्व के विकासशील देशों में गिना जा रहा है और भारत का आज अपना मान सम्मान है। मैं तो राजनीति में आई इसीलिए हूँ कि देश की सेवा कर सकूं। इसमें वेतन और पेंशन की क्या जरूरत है? लेकिन कुछ लोग तो आते ही राजनीति में इसीलिए अपने लिए सिर्फ आते हैं। देखो जी, अब अपना भी कुछ देखना पड़ता है। आप मुझसे क्या छुपा है? और जब बात देश की हो तो हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। आप हुक्म तो करिए। चलिए छोड़िए सब अपनी अपनी बातें। आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि देश में कुछ नौजवानों ने मिलकर जो बड़ी जीत हासिल करी है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग अपना अस्तित्व ही खो दें। इसलिए अब हमें सकारात्मक राजनीति की तरफ सोचना होगा। अब हमें कुछ सोचना चाहिए। सकारात्मक तो तब हो ना जब सकारात्मक बातों पर विचार हो। यहाँ तो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, ये बंद हो तब ना। सर, इतनी बड़ी लड़ाई तो आप जीत चुके हैं, लेकिन असली लड़ाई तो शुरू होगी जब आप शिक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़के इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो कैसे आप करेंगे? देखिए, सबको शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और हम उसको सबके लिए अनिवार्य करने जा रहे हैं, सबके लिए निःशुल्क करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। और रही बात आरक्षण की, तो देखिए, जहाँ बहुत असमानता होगी वहाँ वैमनस्य भी होगा, और अगर समानता होगी तो देश का विकास होगा। ये जरूर बात है कि बहुत से लोगों का जो है शोषण हुआ है, जातिगत शोषण हुआ है, तो बहुत शर्म की भी बात है। लेकिन अगर असली हकदार जो थे आरक्षण के, उनको उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक गंभीर विषय है। इसके लिए सोचना होगा, हम काम भी इस पे करेंगे कि तो उसके लिए कुछ हम लोगों ने प्लान इसके लिए भी तैयार किया है कि एक निर्धारित आय सीमा करनी होगी कि अगर किसी परिवार का मुखिया उस आय सीमा को पार कर जाता है तो उसको आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा, जिससे कि जो असली हकदार हैं आरक्षण के, उनको लाभ मिल सके और उनका भला हो सके। देखिए, बदलती राजनीति का रुख आपने पहचाना नहीं शायद, यही फर्क है हम में और आप में। खैर छोड़िए, आप हमारी कमी निकालते रहें और हम आपकी निकालें। जमाना बदल रहा है, लोग जागरूक हैं। अगर हम नहीं बदले तो लोग हमें बदल देंगे। तो क्या विलय कर लें आप में? वैसे भी कुछ ना कुछ करके आपके पार्टी के लोगों ने हमारे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। कल तक जो हमारी पार्टी में भ्रष्ट थे, आपके यहाँ जाकर के पवित्र हो गए। अरे मजाक कर रहा था मैं। अरे हद करते हो, हर बात में मजाक अच्छा नहीं होता। बहुत गंभीर विषय है। देश की राजनीति बदल रही है और हम सबको भी बदलना चाहिए। मंत्री जी, हम आपसे सहमत हैं, हम आपके साथ हैं। मैं तो बस देश की सेवा के लिए ही राजनीति में आई हूँ, इसलिए अकेली चलती हूँ। लेकिन अब आप लोगों का साथ रहा तो देश से गरीबी और भ्रष्टाचार जरूर मिटेगा। सर, आपकी जीत ने तहलका मचा दिया है और राजनीतिक गलियारों में तो हलचल मच गई है। आपको जानकारी है कि बहुत से राजनीतिक दल आपस में मिलजुल कर बैठक कर रहे हैं, अपने आपसी मतभेद भुलाकर। किस विषय पर बातचीत चल रही है, आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप मीडिया वाले तो कुछ का कुछ भी सोच लेते हैं। राजनीतिक लोगों को तो आपस में विचार विमर्श करते रहना चाहिए। अच्छी बात है कि कोई मुद्दे हों, आपस में बैठ के उसको निपटाएं, सोचें कि और अच्छा क्या किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे लोग, चरित्रवान लोगों को भी राजनीति में आना होगा, बिना एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को
भला बुरा कहने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। देश के मुद्दे, आम जनता के मुद्दे सर्वोपरि रखकर ही हमको आगे बढ़ना होगा और तभी देश का हित होगा, जिसमें आप मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए उनको भी इस देश के लिए निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता करनी होगी। सर, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और मुझे तो लगता है आप देश में एक नई क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी पार्टी में केवल उन लोगों को ही लेंगे जिनमें कुछ सेवा करने का जज्बा हो। ऐसा नहीं कि राजनीति में व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आए। और इसके अलावा भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे एमएलए एमपी जीत के आए उनको किसी किस्म का कोई वेतन या पेंशन ना दिया जाए, जैसे कि सरकारी सेवकों का होता है। और जितने दिन वो अपने कार्यकाल में रहेंगे, अपने पद पर रहें, उसके लिए उनको एक निर्धारित मानदेय तय किया जाए, जो दिया जाए, जिसमें से वो सारे खर्चे अपने करें। और जब वो अगर जिस विभाग के मंत्री बन रहे हैं तो ये जरूर देखा जाए कि उनकी शैक्षिक योग्यता है उसके लिए या नहीं। जैसी उनकी शैक्षिक योग्यता है उसी विभाग का उनको मंत्री बनाया जाए। और अनपढ़ व अपराधी लोगों के चुनाव से बिल्कुल पूर्णता उनको वंचित किया जाए। देश में इसीलिए केवल जो है सबके लिए शिक्षा निःशुल्क को अनिवार्य करने जा रहे हैं। और जो लोग, हाँ एक चीज और है कि जो लोग शिक्षा का व्यवसाय बनाए हैं उस पर भी लगाम लगानी होगी। देखिए, देश की एकता, अखंडता और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने सब आपको बता दिया। अब जनप्रतिनिधि हैं तो देश सेवा तो करनी पड़ेगी। पर क्या ये सारी बातें हमारी और आपकी पार्टी के सब लोग समझेंगे और मानेंगे? मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। देश की उन्नति हम सबकी उन्नति है। देश उन्नति करेगा, हम सब उन्नति करेंगे। मेरा तो पहला और आखिरी उसूल है देश की सेवा करना। जिसको देश की सेवा करना वो मेरी पार्टी में आए, वरना मैं अकेली ही काफी हूँ। मैंने तो अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया है, देश की जनता के लिए। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, सब मानेंगे और मानना ही पड़ेगा। आपका, आप देखिए, हमने आपको यहाँ बुलाया था देश हित में, देश की गंदगी दूर करने के लिए। हम और आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश तो सबका है। हमारे बुजुर्गों ने बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी धर्म को देखे देश हित में कार्य किया है, अपना बलिदान दिया है। इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। हमें अब अपनी ये स्वार्थ की राजनीति को छोड़कर देश हित में मिलकर कार्य करना होगा, बदलना ही होगा। सर, आपके जितने भी मुद्दे थे, मुझे लगता है सभी बड़े राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रहे हैं और धीरे धीरे सभी मुद्दे आपके उनके द्वारा हाईजैक हो जाएंगे। तो आप किन मुद्दों पे अगली बार लड़ाई करने वाले हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर राजनीति में सब कुछ ठीक हो गया तो हम जैसे लोगों को नौकरियां छोड़ के आना नहीं पड़ेगा और हमारा क्या है, हम फिर अपना किसी न किसी सेवा में लग जाएंगे। एक तो इस वीआईपी मूवमेंट ने बिना बताए जो रास्ता रोक लिया जाता है, इसने तो नाक में दम कर रखा है। इनकी सुरक्षा के लिए घंटों घंटों जाम लगा रहता है। ऑफिस जाना हो, किसी को ट्रेन पकड़नी हो, किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना हो या बच्चे को लेकर जाना हो, आम जनता को कितनी परेशानी होती है ये सोचता है कोई? सरकारी खर्चे पर एक मंत्री के लिए 8-10 गाड़ियां चलेंगी। लाल बत्ती हटाने की जगह 4 और लगा लो, मगर आम आदमी के लिए रास्ता तो बंद मत करो। भाई एक और बात है, हम लोगों के टैक्स पैसों से इनकी सुरक्षा में अरबों रुपए खर्च होते हैं, कभी सोचा है? सिर्फ लाल बत्ती हटाने से कुछ नहीं होगा। हर जगह करप्शन और भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, इसके बारे में भी सोचना होगा। इसको दूर करने के लिए इसका हल भी ढूंढना पड़ेगा। सब सरकारी इमारतों पर, मैं तो कहता हूँ सरकारी इमारतों पर हेलीपैड की व्यवस्था करा दी जाए। कहने को महंगा जरूर है, लेकिन सरकारी गाड़ियों पर होने वाले खर्च को देखते हुए ये सस्ता ही पड़ेगा। इस शुरुआत में एक हेलीकॉप्टर 3 मंत्रियों को अलॉट किया जाए।
जिससे आने वाला खर्च भी कम होगा और जनता को भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए और उसका खर्चा भी उसे खुद ही वहन करना चाहिए। कि छोटी सी छोटी नौकरी के लिए भी योग्यता देखी जाती है। अगर कोई किसी के पास योग्यता नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। और यही नहीं, अगर किसी कारणवश कोई पुलिस रिकॉर्ड में आ जाए तो वो नौकरी नहीं कर सकता है। उधर अनपढ़ और अपराधी टाइप के लोग उच्चतम पदों तक पहुंच जाते हैं और अपने हिसाब से देश को चलाते हैं। और दुर्भाग्य ये कि पुलिस और शासन प्रशासन उनको इज्जत भी देती है। क्या मजाक है? सबसे बड़ी मूर्खता तो हम लोग करते हैं, जो एक अपराधी अनपढ़ अंगूठा छाप को वोट देकर जिताते हैं और फिर अपनी किस्मत पर रोते हैं। वैसे मैं तो कहता हूँ 100 बात की एक बात। अगर अपना सब मीडिया केवल सच दिखाने लगे तो कहीं भी सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होगा, बेईमानों और धूर्तों को सजा मिलेगी तो हर कोई डरेगा। देखिए, अब हम सबको संगठित होना होगा और अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए ही वोट करना होगा। सही कह रहे हो। राजनीति बड़ा ही जटिल विषय है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही देश का संचालन करते हैं। तो संसद में अच्छे और पढ़े लिखे लोगों को चुनकर भेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी की भी सरकार बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अपना कमाना है, अपना खाना है, कौन सा हमें कोई कुछ दे देगा। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। फर्क हम सबको पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। अगर आप अपने कमाए हुए धन को, अपनी टैक्स की कमाई को बेईमानों और धूर्तों को देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, या फिर आप खुद गलत ढंग से अपनी कमाई करते हैं तो आप मनाइए वोटिंग डे को हॉलीडे और घर में आराम करिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें संसद में अच्छे और समझदार लोगों को भेजना है जिससे कि हमारे देश का संचालन अच्छे ढंग से हो, देश तरक्की करे और आम आदमी भी चैन से रोटी खा सके। इसलिए हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने मेहनत से कमाए हुए इस टैक्स के पैसे को ऐसे लोगों के हाथों में सौंपें जो इस देश को और हम सबको आगे ले जाएं और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े। तो इसलिए वोटिंग डे को हॉलीडे ना बनाएं, जागरूक बने और औरों को भी जागरूक करें। देश हित में और समाज हित में वोटिंग करें और अपने कर्तव्यों को निभाएं जिससे कि हमारा देश अच्छे और पढ़े लिखे नेताओं के साथ देश विश्व में आगे बढ़ता जाए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए सबके लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए वोट करें और जरूर वोट करें।